हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विशाल विक्रम सिंह शानदार सेशन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। आपकी बहुत डिमांड के बाद आपने इतनी डिमांड कर दी थी कि सर ऑब्जेक्टिव तो बहुत हो गए, अब जरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप चर्चा करें। तो आज थंबनेल पे आप देख पा रहे होंगे कि आज मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। आइए, बेहतरीन सेशन होने वाला है। फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट जुड़ जाइए और एक बार लाइक तो बनता ही है। शुरुआत करते हैं आपके साथ आज का सेशन। बेटो, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, जो अभी तक हम लोग बात किए थे कि 12th क्लास का जो हम लोगों का कहीं ना कहीं मैक्रो, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, दूसरा अध्याय राष्ट्रीय आय का लेखांकन हमने पढ़ा था। उन्हीं चैप्टर को लेकर के उनके पूरे के पूरे सेशन में राष्ट्रीय आय की गणना से लेकर के जो शब्दावलियां थी, चाहे फ्लो ऑफ इनकम की बात हो, चक्रीय प्रवाह की बात हो, चाहे पूंजीगत और अंतिम वस्तुओं की बात हो, इन सभी को लेकर के आज हम लोग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा इसकी हम लोग बात करते हैं। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद एक लेखा वर्ष में, अब यहां एक लेखा वर्ष कहने का मतलब क्या है कि एक वर्ष के अंतर्गत जो हम लोग बजट बनाते हैं, बजट का पूरा जो सेशन होता है लेखा वर्ष के हिसाब से जब लेखा जोखा होता है, एक वर्ष कह ले, एक वर्ष के अंतर्गत कह दे, एक लेखा वर्ष कह ले। तो एक लेखा वर्ष में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक वर्ष कहा था, एक वित्तीय वर्ष कहा था, एक लेखा वर्ष कहा था। एक लेखा वर्ष है और एक लेखा वर्ष में प्लस एक घरेलू सीमा, एक घरेलू सीमा किसी देश की घरेलू सीमा, और घरेलू सीमा को हमने डिफाइन किया था। जब घरेलू कहे तो इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी देश में विदेशी लोग भी, विदेशी कंपनियां भी और देसी भी, देसी मतलब जो देश में है, देसी विदेशी दोनों के द्वारा, और क्या, अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पाद, अंतिम वस्तु एवं सेवा। ध्यान रखना, केवल वस्तु नहीं है, सर्विस एंड गुड्स है, गुड्स एंड सर्विस दोनों का। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है, वो क्या है? वो है कहीं ना कहीं हमारे पास मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक जब भी लगेगा, ध्यान रखना आप लोग, मौद्रिक मूल्य जब भी लगेगा इसका मतलब है जो चालू कीमतें हैं, बाजार मूल्य है। एक शब्द आएगा कि जो स्थायी है, जो वास्तविक है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं वो आधार वर्ष की बात करें जब स्थायित्व था। वर्तमान इसका मतलब है चालू कीमत, मौद्रिक कीमत। ये ध्यान रखना है, कीवर्ड्स हैं, इसकी परिभाषा यहीं से निकल जाती है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, अच्छा भाई, डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक में सभी उत्पादों, अब सभी उत्पादों का मतलब क्या है? जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत, बाजार मार्केट प्राइस, एमपी की बात करें, बाजार कीमत के जोड़ को ही बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते। मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग निकाल तो रहे हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम किस पे निकाल रहे हैं? मार्केट प्राइस। ये ध्यान रखना, याद रखिएगा, हमने ग्रास शब्द बताया था। ग्रास का मतलब होता है सकल या कुल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और उत्पाद प्रोडक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये परिभाषा क्लियर होती है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में, जहां देसी विदेशी दोनों होंगे, उसके अंतर्गत अंतिम वस्तु और सेवा, और इसका मौद्रिक मूल्य मतलब बाजार मूल्य। बाजार मूल्य मैंने अभी फिर भी समझाया, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस के साथ ही आप ये बात ध्यान रखिए कि चालू कीमत जो है, चालू कीमत, ठीक है, तो चालू कीमत को आप समझते रहिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आई होगी। आइए दूसरे डेफिनेशन पर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां बात हो रही है बेटा, यहां बात हो रही, बाजार को परिभाषित कीजिए। बाजार क्या है? व्हाट इज मार्केट? डिफाइन द मार्केट। चलिए बाजार को परिभाषित कर लेते हैं।
अब देखिए बाजार में दो चीजें होंगी, क्रेता भी होगा विक्रेता भी होगा। क्रेता विक्रेता के बीच में देन लेन की या लेन देन की जो प्रक्रिया होगी, वस्तु विनिमय यहां पर होगा और मुद्रा को आधार बना के होगा। वस्तु ली जाएगी लेकिन मुद्रा का एक्सचेंज, मुद्रा के आधार पर, तो उसे हम बाजार कहते हैं। जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं है, ध्यान रखना, वरन उस समस्त क्षेत्र से, समस्त क्षेत्र, ध्यान रखना, समस्त क्षेत्र से है, होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता, मैंने कहा ना वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार ऐसे क्रेताओं और विक्रेताओं का क्या होता है, इसका समूह होता है, से संबंधित होता है जिनकी क्रियाएं क्या होती हैं, वस्तु की कीमत को प्रभावित करती हैं और वस्तु जहां पर बेची जाती है। तो मार्केट ऐसा वह क्षेत्र है जहां पर, ये मार्केट है, बाजार है, और जहां पर दो चीजें आपको दिखाई देती हैं। एक है जो उत्पादक वर्ग है, ला रहा है, तो उसे हम विक्रेता कह रहे हैं, विक्रेता, और एक आ रहा है जो क्रेता है, इसका मतलब है जो ग्राहक है। तो ये दो बंदे होते हैं और दोनों कहीं ना कहीं यहां जो वस्तुएं रखी हुई हैं, जो वस्तु रखी है, ये सभी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं और सर्विस हैं, और इन दोनों की कीमतों को प्रभावित करती हैं। अब कौन प्रभावित करेगा, कीमत को जहां प्रभावित किया जाए उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, बाजार कहते हैं। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है, कीमत को प्रभावित करें इन दोनों की मांग। तो इस प्रकार से, और इनके द्वारा पूर्ति हो रही है, इनके द्वारा मांग हो रही है। ये पूर्ति का काम कर रहे हैं और ये मांग करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बाजार ऐसा व्यापक क्षेत्र है जहां पर कुछ लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है, जिन्हें हम क्रेता कहते हैं या हम ग्राहक कहते हैं, और जिनके द्वारा, ऐसे लोग जिनके द्वारा इन वस्तुओं और सेवाओं की मांग की पूर्ति की जाती है, उन्हें हम विक्रेता कहते हैं, उत्पादक वर्ग होते हैं। हमने दो प्रकार के बाजार और बताए थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, साधन बाजार, वस्तु और सेवा बाजार। अब साधन बाजार वाली कंडीशन में आप देखेंगे, साधन बाजार को अगर हम लोग देख लें साधन बाजार के रूप में, तो ये कहीं ना कहीं आपको चार चीजें दिखाई देती होंगी, जिसको हम मार्केट की बात कर रहे थे ना, साधन, जिसको फैक्टर की बात कर रहे थे, फैक्टर कॉस्ट जब निकालते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है। क्या क्या, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनको भी फटाफट समझते रहिएगा। पूंजी, और कहीं ना कहीं इस पर हमको साहस दिखाई पड़ता है या संगठन दिखाई पड़ता है, उद्यमी जिसको कहते हैं। और इस प्रकार से इनको मिलता क्या है, तो इनको लगान मिलता है, इनको पारिश्रमिक वेतन मिलता है, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है, इनको मिलता है लाभ। तो कहीं ना कहीं साधन बाजार भी हो गए जिस रूप में हम देखते हैं। आई होप कि ये बाजार को जो डिफाइन कर रही परिभाषा, ये आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां लिखा है आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने आपको डिटेल में बताया था, इसको याद होगा कि हमने कहा था कि समाज में या बाजार में दो वेरिएबल्स हैं, दो चर हैं, जहां एक हाउस होल्ड है, पारिवारिक क्षेत्र है, और एक है उद्यमी क्षेत्र, फर्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच में फर्म पारिवारिक क्षेत्र से डिमांड करता है साधनों की, तो परिवार इन साधनों की पूर्ति कर देता है फर्म को। अब पारिवारिक क्षेत्र, हाउस होल्ड, ये फर्म से डिमांड करता है कि हमको वस्तु और सेवा बना के दीजिए, तो फर्म पारिवारिक क्षेत्र को ये सभी सुविधाएं, वस्तु और सेवा को आपूर्ति करता है। और इस प्रकार से जो इनको इनकम होता है फर्म को, उसकी इनकम फ्लो होती है पारिवारिक क्षेत्र के साधन लेने में, और जो साधन देने में इनकी आय हुई पारिवारिक क्षेत्र की फर्म से, वो फर्म से वस्तुओं को लेने में इनका इनकम चली जाती है। इस तरह इनकम की पूरा फ्लो सर्कुलर रूप में होता है। ये सर्कुलर फ्लो कभी खत्म नहीं होता है। आइए देखते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह से मतलब है अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय। अब मौद्रिक आय का क्या होगा, प्रवाह हो, फ्लो हो वस्तुओं और सेवाओं पर, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाले मौद्रिक प्रवाह को हम चक्रीय आय का प्रवाह कहते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसको ये एक नाम और भी है, वर्तुल प्रवाह।
अगर क्वेश्चन आ जाए वर्तुल प्रवाह तो ये बराबर है चक्रीय के। ये ध्यान रखना, चक्रीय कहें या वर्तुल प्रवाह कहें तो बात वही है, सर्कुलर फ्लो। इस तरीके से यहां पर इंग्लिश में भी आपको ये सारी बातें बताई गई हैं। क्या बताया गया है? इट रिफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, मनी और किस रूप में? इनकम, और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो गुड्स और सर्विसेज का अगर फ्लो हो रहा है मार्केट में तो, और या इकोनॉमी में, तो इसे सर्कुलर फ्लो कहते हैं। क्लियर है? कुछ बातें और भी लिखी गई हैं, इसको क्लियर करते हैं। इस प्रवाह की आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है, इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई शुरुआत है, आरंभ है, और ना ही कोई अंत है। यह निरंतर चलने वाला चक्र के रूप में चलने वाला एक प्रवाह है, जहां इनकम को साधनों पर व्यय किया जाता है फर्म द्वारा, जहां इनकम को पारिवारिक क्षेत्रों द्वारा अपनी वस्तुओं आपूर्ति लेन देन में व्यय किया जाता है। अगले क्वेश्चन है कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से दो पॉइंट है जिसके बीच में चक्रीय प्रवाह होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, आय का चक्रीय प्रवाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। अब देखिए यहां जीडीपी नहीं पूछा गया है, यहां जीएनपी की बात की गई है और पूछा गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब थोड़ी सी बात यहां ध्यान रखनी है आपको, समझते समय देखते समय। हमने पहले भी बताया है आपको लेक्चर में, जो हमने पढ़ाया, कि जब भी हम डोमेस्टिक की बात करें, घरेलू की बात करें, तो घरेलू सीमा की बात करते हैं, जिसमें देसी भी विदेशी भी दोनों शामिल होते हैं, उनकी पूरी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं एक देश के अंदर। लेकिन जब हम राष्ट्रीय की बात करते हैं तो राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं आती है नागरिकता से। तो हमारे देश के नागरिक या किसी एक देश के नागरिक एक वर्ष के अंतर्गत उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य काउंट किया जाता है, इसे नेशनल इनकम कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर हम राष्ट्रीय की बात करें इसका मतलब हमारे नागरिक मतलब जो विदेशी रह रहे हैं भारत में, वो तो नागरिक नहीं होंगे ना। हमारे नागरिक चाहे देश में हो, चाहे भारत की कोई कंपनी या नागरिकता प्राप्त बंदा बाहर काम कर रहा हो विदेश में कहीं पर भी, उसको भी इंक्लूड करते, केवल उसे इंक्लूड करके। इसका मतलब अगर घरेलू में हम कहें जीडीपी में, तो जीडीपी से हम लोग विदेशी को निकालना होगा और जो बाहर वाले लोग हैं भारत के नागरिक, उनको जोड़ना होगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आइए यहां समझते हैं ये क्या है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब सकल कहते हैं तो ध्यान रखना उसमें सारी चीजों में मूल्य ह्रास माइनस नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश में, अब यहां घरेलू सीमा कह रहा है, जब ये घरेलू सीमा कहेगा तो जीडीपी कहेगा। अब ध्यान रखना, अगर आप घरेलू शब्द नहीं यूज कर रहे हैं या कहीं ऐसी किताबों में डेफिनेशन पा रहे हैं कि एक राष्ट्र की राष्ट्रीय सीमा या लोगों द्वारा, नागरिकों द्वारा, तो ये शब्द में कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू सीमा की जगह अगर ये कह दे कि एक देश के नागरिकों द्वारा, अगर यहां शब्द कह दे नागरिकों द्वारा, तो नागरिक कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। नागरिकों द्वारा, अगर ये घरेलू की जगह पे नागरिकों द्वारा अगर शब्द यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं। नागरिक मतलब चाहे देश में हमारे रह रहे हो, देश में रह रहे लोग, वही जो नागरिक है किसी देश के, और चाहे विदेश में रह रहे हैं, विदेश में रहने वाले किसी देश के लोग। अब भारत ये देश है, भारत में रहने वाले भारत के लोग नागरिक, और विदेश में रहने वाले भारत के लोग या कंपनी, इनको हम जोड़ेंगे किसमें? जीएनपी। हमने नेट का मतलब बताया था नेशनल का, कि नेशनलिटी की बात है और राष्ट्रीयता नागरिकता से आती है। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना, कहीं जीडीपी और जीएनपी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, तो एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य एवं, अब देखिए इसने अपनी डेफिनेशन को वहां से क्लियर किया है, घरेलू सीमा को यहां से बात क्लियर होगी, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। विदेशों का कहने का मतलब है जो भारतीय लोग, भारतीय नागरिक हैं,
तो ये आएगी सकल राष्ट्रीय या कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ये बात ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, जीएनपी, जीएनपी का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और किस पे निकालेंगे, बाजार मूल्य पर। ध्यान रखना, बाजार मूल्य। और बाजार मूल्य हो या साधन लागत हो, दो चीजों पे निकलती है। एक तो वास्तविक जो आधार वर्ष पे निकलेगा, और एक वास्तविक मौद्रिक, मौद्रिक मतलब जो चालू कीमत है, बाजार कीमत है। यहाँ चालू कीमत पे बात की जा रही है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी। अब देखो यहां सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को यहां डिफाइन किया गया है, सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद किस पर, मार्केट प्राइस पर। और इसमें जोड़ दिया गया, इसका मतलब इसमें दोनों लोग थे, क्या क्या थे, एक देश के नागरिक भी थे, देश के नागरिक, और इसमें विदेशी लोग भी थे ना। तो विदेशों को हम लोग निकालने वाले हैं, विदेशी लोग अपने भारत में, दोनों में जीडीपी की गणना की गई थी अभी। अब यहां विदेशी लोगों को निकालने के लिए विदेशों से जो अपने देश के लोग हैं, जो भारत की, अगर भारत के रेफरेंस में बात करें, भारत के नागरिक और भारत के नागरिकों द्वारा आय की जाने वाली, इसीलिए यहां एक शब्द यूज हुआ नेट शब्द। अगर इसको इसमें माइनस कर दिया जाए, मतलब हमने टोटल कितना आयात किया प्लस निर्यात किया। निर्यात कहने का मतलब है इनको हमको निकाल देना है, ये विदेशों वाले हैं। आयात में ये आएगा हमारे लोग जो बाहर से ला रहे हैं। इन दोनों को निकालने के बाद एक शब्द यहां आता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब भी जीडीपी से हम लोग निकालेंगे ऑन मार्केट प्राइस, तो विदेशों से शुद्ध आय, साधन आय को हम लोग जोड़ देते हैं, ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसी घरेलू सीमा में उत्पादित बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ही हम जीएनपी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा है वास्तविक प्रवाह। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज रियल फ्लो। इसी को अभी तक हम समझाते रहे आपको। अब ध्यान दीजिए, जो वास्तविक है, जो वास्तविक इनकम हो, वास्तविक निवेश हो, वास्तविक शब्द के साथ है, और एक होता है मौद्रिक। एक क्या होता है, मौद्रिक। अब कभी कभी इसको नेशनल भी लिखा जाता है, मौद्रिक। अब इसके साथ चाहे आ जाए निवेश, निवेश शब्द लग जाए, इन्वेस्टमेंट, और चाहे इस पे अगर बात किया जाए कि आय की बात किया जाए, इन दोनों में से किसी की भी बात कर ली जाए, कोई शब्द लग जाए इसके साथ, निवेश लग जाए, मौद्रिक निवेश, और या फिर बात कर लिया जाए आय। ठीक, अब ये सब यूज होने वाले हैं। तो वास्तविक या रियल की अगर हम लोग बात करें, तो ये कहीं ना कहीं होता है किस पर, तो ये आधार वर्ष पर होता है। आधार वर्ष, ऐसा वर्ष जहां कभी भी मार्केट में प्राइस राइजिंग ना रही हो, मुद्रा स्फीति अविस्फीति की घटना न हो। ऐसा वर्ष जहां पर कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा ना आई हो, जैसे कोरोना वाला। तो 2020 और 21 को कभी आधार वर्ष नहीं मान सकते हैं, ये बात क्लियर है। और वित्तीय वर्ष का जो आपका क्या शताब्दी के बाद में जो 10 वर्ष का आपका समय होता है, मान लो 2021 से 20 वाला पूरा का 21 से 30 वाला ही रहा, 2001 से 2010 वाला टाइम पीरियड जो 10 वर्ष होता है, दशक, उसका जो प्रारंभिक वर्ष होता है कभी कभी उसको मान लेते हैं। लेकिन इन बातों का ध्यान रखना होता है, कभी भी मार्केट में उछाल न रही हो या बहुत भी डाउन फ्लो न रहा हो, ये ध्यान रखना होता है आधार वर्ष। तो ये कहीं ना कहीं इसको कहते हैं स्थायी, स्थायी मूल्य, स्थायी कीमत। स्थायी कीमत पर चीजें निकाली जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब इसी पर हम लोग कहीं ना कहीं आधार वर्ष वास्तविक निवेश निकाल लेते हैं, ये वास्तविक आय, ये हमेशा आधार वर्ष पर होगा। मौद्रिक वाला जो चालू होता है ना, चालू कीमत, इस पर निकालते हैं। चालू कीमत का मतलब जो वर्तमान में बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य है। फिर से समझ लेते हैं, बाजार में मतलब जो वर्तमान में है, ये बात ध्यान रखना है, वर्तमान में।
तीन शब्दों से आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब भी मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक आय, मौद्रिक निवेश की बात की जाए तो आप समझ लेना ये वर्तमान बाजार मूल्य पर निकाला जा रहा है, जो स्थायी नहीं है। स्थायी की जब बात करेंगे तो आधार वर्ष पर वास्तविक निवेश, वास्तविक आय, वास्तविक फ्लो कुछ भी निकाला जाता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आइए यहां हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन में रियल फ्लो। व्हाट इज रियल फ्लो? वास्तविक प्रवाह क्या है, देखते हैं। वास्तविक प्रवाह क्या है? परिवारों से फर्मों को, परिवार जब फर्म को साधन सेवाएं देता है, मैंने अभी भी बात की कौन कौन सी, तो यहां है भूमि है, लैंड, श्रम है, लेबर है, पूंजी है, कैपिटल है, इन सभी को अगर वो देता है, भूमि, श्रम, पूंजी को प्रोवाइड करता है एवं फर्मों से, अब फर्म क्या देता है? परिवारों को वस्तु और सेवा देता है, और इस तरीके जो प्रवाह होता है उसे ही हम वास्तविक प्रवाह कहते। अगर वास्तविक प्रवाह का मूल्य निकाला जाए दो तरीके से निकल सकता है, एक आधार वर्ष पर जो साधन की कीमत थी, वस्तुओं की कीमत थी, और जनरली मौद्रिक पर ही निकाला जाता है। तो मौद्रिक प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह, हाँ, मौद्रिक फ्लो के रूप में हम लोग देखते हैं, वास्तविक नहीं। इस तरीके से फर्मों द्वारा परिवार को जो वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो होता है वो, और जो परिवार द्वारा फर्मों को साधन का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, उसे वास्तविक प्रवाह कहते। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसे हमने आय के चक्रीय प्रवाह में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि चाय की दो पूरक वस्तुएं बताइए। चाय की दो पूरक वस्तुओं की बात कीजिए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ टी। अब ध्यान रखना, यह चाय बनी हुई चाय है, ध्यान रखना, ठीक। और ये चाय को कौन दो चीजें होंगी भाई? सिंपल सी बात है, चाय किससे बनती है? चाय चाय पत्ती से भी बनेगी, चाय चीनी से भी बनेगी, कोई लोग गुड़ डाल लेते हैं, अलग की बात है, और चाय कहीं ना कहीं उसके साथ साथ दूध मिलाया जाता है। तो दो की बात की गई, दो उदाहरण, दो पूरक वस्तुएं बताइए। हमने तो कई बता दी। तो पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, ध्यान रखना, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। जो फाइनली बन रहा है, कोई भी अंतिम वस्तु बन रही है, फाइनल गुड्स बन रही, उसमें जो अपनी भूमिका निभाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में, सहयोगी के रूप में, पूरक के रूप में, उनको हम कहीं ना कहीं पूरक वस्तुएं कहते हैं। अब चाय के लिए पूरक वस्तु क्या है? तो चाय के लिए तो चीनी है, शुगर है, और खुद चाय है। आप ये भी बता सकते हो कहीं ना कहीं मिल्क है। अब कुछ लोग कहेंगे हम काली चाय पियेंगे, तो कोई अलग की बात है। तो तीन वस्तुएं हमने बता दी। चाय और चीनी को, चाय मतलब चाय पत्ती, ये चाय पत्ती लगा देना, लीव्स, और चीनी, ये दो पूरक वस्तुएं हो गई। इस तरीके से आपसे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये हो गई पूरक वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के चक्रीय प्रवाह का दो क्षेत्रीय मॉडल बताइए। क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि वो मॉडल पूछेगा अभी, और मॉडल पूछ भी लिया। व्हाट इज टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रों, केवल दो क्षेत्रों के बीच में ही मुद्रा का, इनकम का, आय का प्रवाह होता है। आप आय का ही प्रवाह क्यों कह रहे हैं? आप साधनों का भी प्रवाह कह लीजिए, लेकिन साधन पर जो हमने पैसा दिया, साधन लिया, उसको पैसा फर्म ने दिया, वो कहीं ना कहीं अपनी आय का ही दिया, इसलिए इसे आय का प्रवाह कहते हैं। चलिए, तो दो है घरेलू क्षेत्र, वो कौन कौन से? एक तो परिवार, दूसरा उत्पादक क्षेत्र है फर्म। इसी के बीच होने वाले चक्रीय प्रवाह को, और चक्रीय प्रवाह में वास्तविक भी है, मौद्रिक भी। मौद्रिक किस पे निकालते हैं भी बताए थे, याद रखना, फटाफट बता दो। वास्तविक और मौद्रिक किस पे निकाले थे? तो आधार वर्ष पर अगर हम निकाल रहे थे, आधार वर्ष पर निकाल रहे थे, तो ये इसका मतलब स्थायी था। वास्तविक है। मौद्रिक जो चालू कीमत है, बाजार कीमत है, वर्तमान कीमत है, उस पर अगर हम साधनों, वस्तुओं, सेवाओं का मूल्य निकालें तो ये हो जाता है। इसका मतलब कुल मिला के प्रवाह, चक्रीय प्रवाहों जिसमें मौद्रिक और वास्तविक है, का अध्ययन किया जाता है। पूरे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में दो चीजें हैं, एक तो उत्पादक है और एक क्या है? एक कहीं ना कहीं घरेलू क्षेत्र है। तो ऐसे देख लेंगे, अर्थव्यवस्था में दो वेरिएबल्स हैं,
एक तो है घरेलू, एक घरेलू क्षेत्र है, और एक क्षेत्र है हमारा उत्पादक। अब इसको उत्पादक क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? तो उत्पादक क्षेत्र को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहे थे कहीं ना कहीं पारिवारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र को हाउस होल्ड, पारिवारिक क्षेत्र कहेंगे, उत्पादक क्षेत्र को फर्म कहते हैं या उद्योग कहते हैं। और उद्योग और घरेलू क्षेत्र के बीच में जो इनकम का फ्लो होता है इधर से इधर, इधर से इधर, इसी को ही वर्तुल प्रवाह कहते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी क्षेत्रीय मॉडल क्या है। दो क्षेत्रीय मॉडल, एक तो उत्पादक क्षेत्र, एक घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र को और क्या नाम देते हैं? पारिवारिक क्षेत्र, हाउस होल्ड। और फर्म को या उत्पादक क्षेत्र को क्या कहते हैं? फर्म या उद्योग कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये वस्तु और सेवाओं की डिमांड करता है, ये पारिवारिक क्षेत्र से साधन की डिमांड करता है। आगे बढ़ते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? अब देखिए, व्हाट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस। अब ये मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालना है। ध्यान रखना, घरेलू कह रहा है और ये किस पे निकालना है? एमपी पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा, सभी उत्पादक, ध्यान रखना घरेलू है तो सब लोग होंगे, अंतिम वस्तु सेवाओं का उत्पादन जो होता है उसे बाजार कीमत में अगर जोड़ करके निकालते हैं, इसका मतलब है चालू कीमत पर, बाजार कीमत पर मौद्रिक मूल्य। ये पूरा लिखने का मतलब था कि जो उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य, या कह लो बाजार कीमत पर कुल घरेलू उत्पादन को ही जो होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसका मतलब है किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के अंतर्गत कुल वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य या बाजार मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। जब जब सकल आएगा इसका मतलब मूल्यह्रास उसमें प्लस है, और जब जब नेट की बात की जाएगी, एनडीपी की बात की जाएगी, शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद की बात की जाएगी, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद की बात की जाए, तो माइनस डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास क्या है? इतनी देर से बार बार मूल्यह्रास शब्द आ रहा था, ध्यान रखिएगा। अब जो भी आपके पास परिसंपत्तियां हैं, यहां तक कि जब हम लोग सराफा के यहाँ जाते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, सोनार कहते हैं, उनके यहाँ भी अगर हम अपने गहनों को लेके जाएं, ज्वेलरी को, वो भी उसकी वर्तमान बाजार मूल्य पर कास्ट नहीं जोड़ते हैं। वो कहते हैं तो पुरानी हो गई, तो कुछ ना कुछ उसमें से वो माइनस करते हैं कि तब की कीमत जो भी थी वह आज वर्तमान में इसकी नहीं है, क्योंकि आपने इसको यूज किया है, इसको रख रखा था। ठीक है, इसी तरीके से नए एसेट जितनी भी, कार है, वॉशिंग मशीन है, आपने दो चीजें पढ़ी थी अंतिम वस्तुओं, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, जिसमें आपने पढ़ा था पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, और आपने पढ़ रखा था कहीं ना कहीं उपभोक्ता गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर और कैपिटल में दोनों में एक कॉमन बात थी, स्थायी या टिकाऊपन। जो टिकाऊपन था वो लंबे समय तक हो गई। बिस्किट खा गए, मिठाई खा गए, फल खा गए, ये उपभोक्ता वस्तुएं हैं। और इन दोनों में अगर उपभोक्ता में हम आ जाएं, पेन की बात करें, कॉपी की बात करें, टैबलेट की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये स्थाई वाले में ही है। ठीक है, तो ये अगर हम रखेंगे लंबे समय तक, तो कहीं ना कुछ डिप्रिसिएशन, टूट फूट होगी, मूल्यह्रास होगा। इसी को यहां पे डिफाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो मूल्यह्रास क्या है? डिप्रिसिएशन इसको कहते हैं, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसको डीईपी करके यहां लिख दिया जाता है। किसी संपत्ति या परिसंपत्ति जो निरंतर प्रयोग में आई है उसमें हुई टूट फूट, ठीक है, उसमें हुई टूट फूट को ही के कारण उसके मूल्य में कुछ कमी होती है। क्या होता है? ह्रास होता है। तो इस तरीके से उसे मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहते हैं। परिसंपत्ति का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो मशीनरी रखी हुई, जो पूंजीगत वस्तुएं रखी हुई हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है उनमें साल दर साल कुछ ना कुछ घिसावट आ रही है। एक शब्द आता है टूट फूट को, घिसावट भी कहते हैं। तो आपसे अगर ये ना पूछा जाए डिप्रिसिएशन डायरेक्ट कि डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को समझाइए, आपसे पूछा जाए घिसावट से आप क्या समझते हैं,
टूट फूट से क्या समझते हैं, परिसंपत्तियों के टूट फूट से क्या समझते हैं, तो आप ये बात बता सकते हैं, आंसर यही होगा। अब देखिए ध्यान रखिए, एक बात अभी याद आई कि आपके लिए आज वो चीज लेकर के आए हैं जहां पर आपको ठहरने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जिन बच्चों ने हमारे पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुओं वाला सेशन देखा था, उसमें लास्ट में अभ्यास प्रश्न था। अभ्यास प्रश्न हमने दिया था कि बच्चे नीचे कमेंट करके अपने आंसर देंगे। आज उन्हीं क्वेश्चनों को और उनके बच्चों के कमेंट्स को मैं लेकर के आया हूं, इसलिए अंतिम तक बने रहें। जहां आपके नाम की घोषणा होने वाली है, आपके नाम को हम सार्वजनिक करेंगे कि आखिर में हमारे वो कौन से बच्चे जिन्होंने सही उत्तर दिया था। और इस सेशन का भी हम अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं, जिसका उत्तर आप लोग देंगे। आगे के सेशन में हम आपका भी नाम लेंगे, तो आप आगे तक बने रहें। आइए इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना निवल निवेश को परिभाषित करें। अब राष्ट्रीय आय की गणना में जो नेशनल इनकम है उसमें निवल निवेश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है सकल निवेश, कुल ग्रॉस की बात करते हैं, एक होता है निवल निवेश। अब आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, निवल के लिए नेट शब्द का यूज किया जाता है या शुद्ध कह दो, और सकल के लिए ग्रास शब्द का यूज किया जाता है। शब्दों के साथ खेलना इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो डरावनापन है, जो डेंजरस जोन है, वो है शब्दावली। अगर शब्दावलियों को आपने पकड़ लिया, चाहे वो एनसीईआरटी की शब्दावली हो, चाहे जो भी डेली यूज में शब्दावलियां हो, वही डराती हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ शब्दों का जाल है। शब्दों मतलब मूल्यह्रास आपसे कह दिया गया तो आपको दिक्कत हो गई, कोई टूट फूट कह दे तो सिंपल हो गया, घिसावट कह दे सिंपल हो गया, निर्गत कह दे तो दिक्कत हो गई, आउटपुट कह दे तो चीजें क्लियर हो गई, निवेश कह दे तो दिक्कत हो गई। अगर पूछा जाए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, सही है। तो इस तरीके शब्दावलियों को ही समझना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए इसमें निवल का मतलब है कहीं ना कहीं नेट, और इसी को कहते हैं शुद्ध। क्या कहते हैं, शुद्ध निवेश। तो नेट शब्द का यूज हुआ था ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। इसी तरीके से यहां पर सकल की भी बात है, सकल को ग्रास या ग्रास को कुल भी कहते हैं, कुल कह दे। अब यहां ध्यान देखिए, निवल निवेश मतलब से अभिप्राय उस खर्च से है जिसके द्वारा पूंजीगत पदार्थ, ध्यान देखिए कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, औजार, निर्माण हेतु जो कच्चा माल है आदि के भंडारों में निवेश किया जाता है या वृद्धि की जाती है। मतलब अगर हम लोग पूंजीगत वस्तुएं लेते हैं तो उसमें कितना हमने निवेश कर दिया उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहां निवल की बात अगर की गई, निवल निवेश, तो याद है ना शुद्ध निवेश कितना है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम लोग निवल की बात करें तो निवल से अगर हम लोग निकालते हैं, निवल निवेश की एक फार्मूला है, और निवल निवेश इक्वल्स टू होता है सकल, सकल से क्या निकल जाएगा भाई, सकल निवेश, और सकल निवेश से अगर हम लोग निकालेंगे तो मूल्य ह्रास माइनस हो जाएगा, डिप्रिसिएशन। समझ में आई ये बात, अभी ह्रास पढ़े थे डिप्रिसिएशन, इसका एक फार्मूला होता है, निवल निवेश बराबर, निवल निवेश बराबर हो जाता है, निवल निवेश इक्वल्स टू होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। तो ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है, क्लियर रखना है। अच्छा, अगर कोई सकल निवेश पूछे तो आप क्या बताएंगे, सकल निवेश में आप क्या बताएंगे, सकल निवेश इक्वल टू बराबर मूल्य ह्रास को इधर से इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस था प्लस, सकल निवेश बराबर निवल निवेश प्लस मूल्य ह्रास। सकल में तो मूल्य ह्रास प्लस होता है। आई होप आपको ये निवल निवेश वाला भी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण। अब देखो हमने आपको जब पढ़ाया था तो हमने कहा था वस्तुओं का वर्गीकरण, क्या बताया था, वस्तुओं का वर्गीकरण। और इस वाले सेशन को जो लोग ना देखे हो वो प्लीज जा करके उसे देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। और जहां पर हमने बताया था दो प्रकार की वस्तुएं थी, एक तो मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरी वस्तुएं क्या थी, अंतिम वस्तुएं। और अंतिम वस्तुओं में जो फाइनल गुड्स थी उनको भी दो भागों में बांटा गया था। क्या क्या, एक तो आपकी थी पूंजीगत और एक थी आपकी उपभोक्ता वस्तुएं।
तो ये बात वहां से क्लियर होती है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहीं ना कहीं कच्चे माल के रूप में होती हैं, अब ये पूरी तरह तैयार नहीं होती हैं, ये आप मान सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये कपड़ा बनाने के लिए किसकी जरूरत है, बोलो, कपास की। ब्रेड बनाने के लिए आटे की, गेहूं की नहीं, आटे की। तो गेहूं कृषि वाली वस्तु है, कृषि उत्पाद है। लेकिन अगर आटा आया तो आटा मध्यवर्ती वस्तु, फाइनल भी नहीं है, फाइनल आपका ब्रेड है। क्लियर है। इसी तरीके से गन्ने के बाद में ही हमारी चीनी बनती है। इस्पात अगर आया, स्टील आया, तो जो भी स्टील का सामान बचा, ऑटोमोबाइल्स बनी, वो क्या थी, तो उसमें इस्पात मध्यवर्ती वस्तु है। इसी तरीके से यह डेफिनेशन है, मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण हैं, कपास, और कपास किसके लिए जरूरी था, कपड़ों के लिए, कपड़ों के लिए। गन्ना, तो गन्ना से बन गई चीनी, ये फाइनल है, अंतिम वस्तु हम बता रहे हैं आपको, ये अंतिम वस्तुएं हैं, ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मैदा, मैदा से बहुत सारे खाने पीने वाली खाद्यान्न बन गए, खाद्य पदार्थ बन गए, खाद्य पदार्थ बन गए, चाहे वो समोसा बन गया और चाहे बहुत सारी चीजें बन गई, मुंह में पानी आ जाता है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्यवर्ती वस्तु का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हो गया। तो ये कपास, गन्ना, मैदा, इस्पात भी कह लें, ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी अवस्फीति क्या है। अब देखना, डिफ्लेटर कहते हैं। अब इसे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हर बार आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। नगद जीएनपी का वास्तविक जीएनपी, अब नगद शब्द ध्यान रखो, नगद का मैंने कहने का मतलब क्या है, मौद्रिक। नगद कहने का मतलब क्या है, बार बार हमने मौद्रिक पर ध्यान दिलाया है, नेट पर ध्यान दिलाया है, कहीं ना कहीं ग्रास पर ध्यान दिलाया, ध्यान रखना इस बात का। बहुत सारी चीजें आपको इसमें सेशन में सीखने को मिली। नगद जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट का वास्तविक, ठीक है, राष्ट्रीय कुल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ जो अनुपात होता है, उसको 100 से क्या कर दिया था, गुणनफल के बाद जीएनपी अवस्फीति प्राप्त होती है। जीएनपी मतलब ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, और ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में अवस्फीति की बात अगर करें तो इस तरीके से मिलती है, क्या, जीएनपी अवस्फीति, जीएनपी अवस्फीति की अगर हम लोग गणना करें, और जीएनपी अवस्फीति की गणना में हम लोग क्या करेंगे, जीएनपी अवस्फीति अगर देखें तो ये कहा गया कि नगद मतलब मौद्रिक बटे वास्तविक जीएनपी गुणे 100। इंग्लिश में जीएनपी डिफ्लेटर नेशनल, देखो नेशनल बोला ना, और ये मौद्रिक भी हो सकता है, जीएनपी और बटे रियल जीएनपी गुणे 100। तो इस तरीके से कहा जाता है कि यदि ये उन सभी वस्तुओं और सेवाओं, ये सभी उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य पर की माप प्रस्तुत करता है जो जीएनपी में शामिल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल है। क्या समझ में आया कि अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, जीएनपी की अगर हम बात करें, जीएनपी अवस्फीति की एक स्फीति होती है, मुद्रा स्फीति की अवस्फीति होती है। जीएनपी में अवस्फीति की बात करें, मौद्रिक मूल्य कुल, और किसका, वो भी जीएनपी का, ग्रॉस नेशनल, कहीं नेट नहीं है। अगर ग्रास की अवस्फीति निकालना है नेशनल प्रोडक्ट की, तो ग्रास का मौद्रिक मूल्य और ग्रास का वास्तविक मूल्य, मौद्रिक मूल्य को इसने लिखा है नगद, नगद मतलब जो चालू या बाजार मूल्य पर है, जीएनपी, बटे वास्तविक, वास्तविक मतलब जो आधार वर्ष पर निकल रहा था। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, और गुणे 100। तो ये उसका सूत्र है, और ये कहीं ना कहीं उन सभी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य, औसत मूल्य की माप प्रस्तुत कर जो जीएनपी में शामिल थी, अंतिम वस्तु और सेवाओं। तो मौद्रिक मूल्य का अनुपात किससे, वास्तविक जीएनपी से, गुणे 100 से ये निकल आता है जीएनपी अवस्फीति। क्लियर है। आइए उस सेशन की हम लोग बात करते हैं जहां पर, उस बात की बात करते हैं जहां जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था। अभ्यास प्रश्न का उत्तर ये उस वाले सेशन का है जब हमने मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं पढ़ाई थी। बच्चों ने आंसर दिए, देखते हैं क्या है, कौन बाजी मार रहा है। ऐसी वस्तु जो ना तो उपभोक्ता है ना ही पूंजीगत है,
क्या कहलाएगी? जब उपभोक्ता नहीं, पूंजीगत नहीं, इसका मतलब वो अंतिम नहीं है। तो अंतिम नहीं है तो दोनों का कोई मतलब नहीं होगा, अंतिम होगी नहीं, मध्यवर्ती है, इसका आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था, कौन सी वस्तु टिकाऊ प्रकृति की है? टिकाऊ प्रकृति का मतलब हो गया पूंजीगत है, उपभोक्ता है, ये भी दोनों। मैंने कहा था दोनों में टिकाऊ प्रवृत्ति पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? टिकाऊ प्रवृत्ति पाई जाएगी, थोड़ी सी वो रुकेगी, ठीक है। इसमें भी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, मोबाइल वगैरह है, ये भी तो टिकाऊ होती है, ठीक। और पूंजीगत वस्तुएं जो बड़ी सी पूंजी मशीनरी है, दोनों में टिकाऊपन है, इसलिए इसका आंसर सी है। देखते हैं किन बच्चों ने हमारे बाजी मारी है, उनका नाम देख लेते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला नाम किसका है? तो लक्ष्मी मिश्रा जी का है। लक्ष्मी मिश्रा ने पहले का बी आंसर दिया है और सही आंसर है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, शानदार, कांग्रेचुलेसन। फिर रोमा जी का नाम है, रोमा ने पहले का बी आंसर दिया, ये भी सही है। खुशी श्राफ जी ने आंसर दिया पहले का भी, ये भी भाई बहुत अच्छा है भाई। फिर जॉन पब्लिक करके नाम है, और जॉर्ज पब्लिक का नाम है, वो उन्होंने पहले का सी आंसर दिया है। बहरहाल कोई बात नहीं बेटा, इसको सुधार लेना, सही कर लेना, हमने आंसर बता दिया है। फिर सेकंड का सी आंसर दोनों था भाई, पूंजीगत और वो दोनों टिकाऊ हैं, ये खुशी सराफ जी ने दिया है। रोमा ने भी दूसरे का सी आंसर दिया है, रोहित गुप्ता भी हैं। फिर जॉर्ज पब्लिक ने भी ये वाला आंसर इन्होंने सही कर दिया है। गुड बेटा, कांग्रेचुलेसन। इसी तरीके से रोमा जी ने 2 का सी आंसर दिया है, बहुत अच्छा बेटा। रोमा जी, खुशी जी, जॉन जी और बाकी लक्ष्मी जी, सभी को बहुत बहुत भाई बधाई। आपका नाम मैंने लिया, आपने कमेंट किया, इसके लिए थैंक यू। आगे भी आज वाले सेशन का आप जरूर कमेंट करके आंसर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ आपका नाम, आपका कमेंट जरूर पढ़ सकें। आज का प्रश्न है अभ्यास प्रश्न, कि ये 2 प्रश्न आपके हैं, इसे जरूर कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना में किस बात का ध्यान रखते हैं? बाजार को, साधन को, मूल्य ह्रास को, या दोहरी आय की गणना को? आपको आंसर देना है कमेंट करके। राष्ट्रीय आय की गणना में जब सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के व्यय और बचत की गणना की, 2 चीजें, व्यय और बचत की गणना की जाती है, तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? आय विधि, उत्पादन विधि, व्यवसाय विधि, या व्यय विधि? हमारे कमेंट, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू हमें वॉच करने के लिए। ऐसे ही बने रहें, अपने कमेंट जरूर बताएं कि आपको और कहां पे किस चीज के लिए वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।